जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 7 के विज्ञान को पढ़ेंगे। क्लास 7 के विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 15 में है पौधों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इसका एक भाग हम पहले ही पढ़ चुके थे, जिसमें हमने जाना था कि पौधों में किस प्रकार से जनन की क्रिया होती है। तो जनन का क्या अर्थ है? जनन मतलब अपने जैसे नए पौधे को पौधा किस प्रकार से तैयार करता है। तो उसके बारे में हमने विस्तार से जाना था कि जनन क्या होता है, और हमने साथ ही ये भी जाना था कि अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। और अलैंगिक जनन के अंतर्गत हमने कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ा था, और उसमें हमने कलम किस प्रकार से लगाया जाता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। तो इस तरह से हम कुछ विधियों के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कृत्रिम विधियां। तो इसके अंतर्गत हम जानेंगे कलम या कटिंग किस प्रकार से लगाया जाता है। तो क्रियाकलाप 2 जो हमने पहले ही किया था, उसमें आपने गुलाब के पौधे की कलम को देखा था कि किस प्रकार से गुलाब के पौधे का जो तना होता है उससे हम कलम तैयार करते हैं, कि कैसे गुलाब से पौधा विकसित होता है। मतलब गुलाब का जो तना होता है उससे किस प्रकार से गुलाब का जो पौधा है वो विकसित किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम क्रियाकलाप 2 में पढ़ चुके थे। तो इस विधि में पौधे के तने के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े काटे जाते हैं जिसमें गांठें होती है, जिसमें नोड्स होते हैं। तो नोड्स क्या होता है इसके बारे में भी हम पहले ही चर्चा कर चुके थे। तो जो नोड्स होते हैं उस जगह को रखते हुए जो तना होता है उसकी कटिंग काटी जाती है, और इन टुकड़ों को कलम या कटिंग कहते हैं। तो कलम को क्या किया जाता है, जो कटिंग होता है उसको नम मिट्टी में, जहां मिट्टी थोड़ी गीली होती है वैसे जगहों में थोड़े से भाग को ऊपर रखते हुए मिट्टी में दबा दिया जाता है, और कुछ सप्ताह बाद यह एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया आप भी कर सकते हैं। तो आपके पास यदि गुलाब का पुराना पौधा है तो उसमें जो उसकी टहनियां है, उसके जो तने हैं, उसको नोड रखते हुए, उसमें आपको नोड होना चाहिए। तो ये जो नोड है या गांठें हैं, इसको रखते हुए आप एक कटिंग बना लेंगे, और इसको जहां मिट्टी भीगी हो या फिर आप उसको भिंगा सकते हैं, उसके बाद ये जो तना है उसको आप लगा देंगे। तो कुछ सप्ताह के बाद आप उसमें देखेंगे कि उसमें से पत्तियां निकल रही है, और वो जो कलम है या कटिंग है उसमें से नए पौधे तैयार हो रहे हैं। तो इसी प्रकार आप सेब या फिर अमरूद के जो पेड़ हैं उसकी जड़ से भी कलम तैयार कर सकते हैं। तो जो सेब का पेड़ है या फिर अमरूद का पेड़ है तो उसमें भी कटिंग करके आप कलम तैयार कर सकते हैं, और उससे नया आपका जो कलम है वो तैयार हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके जो जड़ हैं उसके आसपास कटिंग बना सकते हैं, कलम तैयार कर सकते हैं। तो ये जो कलम तैयार होता है ये काफी अच्छा होता है, क्योंकि हम इसमें देख सकते हैं कि हम किस पौधे से ले रहे हैं। वो पौधा यदि स्वस्थ होगा तो जो आपका कटिंग तैयार होगा तो वो भी क्या होगा, बहुत अच्छे किस्म का होगा। तो ब्रायोफाइलम जैसी पत्तियों से कलम बनाकर भी पौधे तैयार किए जाते हैं। तो आप भी अपने आसपास के जो पौधे हैं, स्वस्थ पौधों को चुनकर उससे आप कटिंग तैयार कर सकते हैं, और उससे आप नया पौधा भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ दिखाया गया है गुलाब के कलम से किस प्रकार से प्रजनन हो रहा है। देखिए यहाँ क्या है, गुलाब का पौधा, यहाँ से जड़ों से, यहाँ से तना निकल रहा है, उससे पत्तियां निकलकर एक नया पौधा विकसित हो रहा है। कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या क्या हैं अभी हम जानते हैं। तो जो कायिक प्रवर्धन है उसके बहुत सारे लाभ हैं। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा जो पौधा होता है उसको कम समय में उगाया जा सकता है। तो ऐसे हम जब बीज से पौधा उगाने का कोशिश करेंगे तो उसमें काफी समय लग जाता है, लेकिन यदि हम कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधे को उगाते हैं तो वो काफी कम समय में तैयार हो जाता है।
तो बीजों से उगाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधे जो है उसमें फल फूल जो है वो कम अवधि में ही आ जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही वो तैयार रहते हैं। तो एक ही जनन विधि द्वारा एक पौधा तैयार होता है, उसके जो तने हम लेंगे तो वो क्या होंगे, उसी के गुण रखेंगे, वो पहले से ही परिपक्व होंगे, जिससे उसमें जो फल है या फिर फूल है वो कम अवधि में ही लगने लगेंगे। नए पौधे जनक पौधे की ही प्रतिलिपि होती है, मतलब उसी की कॉपी होती है, क्योंकि वे एक ही जनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, तैयार होते हैं। तो अच्छी गुणवत्ता वाले हम फल या फूल का कायिक प्रवर्धन द्वारा उगा सकते हैं। तो हम इसमें अपने किस्म को भी चुन सकते हैं, जो स्वस्थ पौधा होगा उसको चुन सकते हैं, और किसी स्वस्थ पौधे को लेकर उसका हम कटिंग बनाकर उससे हम क्या कर सकते हैं, कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं। तो क्या कायिक प्रवर्धन के द्वारा कृषि भी संभव है? तो कुछ पौधों की कृषि भी आप इससे कर सकते हैं। कलम की अन्य विधि, तो कलम को किसी दूसरे जड़ वाले पौधों के काटे हुए तने के ऊपर लगाया जाता है। तो ये क्या किया जाता है, इसका जो कटिंग है दूसरे पौधों के तने के ऊपर लगाया जाता है और इससे कलम बांधा जाता है, या फिर ग्राफ्टिंग कहते हैं इसी को। तो ग्राफ्टिंग से जो विकसित पौधे होते हैं वे दोनों मूल पौधों के कुछ मिश्रित गुण होते हैं, मतलब जिससे इसका कटिंग लिया गया है उसका भी गुण रहेगा और जिस पौधे में इसको लगाया गया है उसका भी गुण रहेगा। तो दोनों पौधों के गुण हमको मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही लाभदायक है हमारे लिए। तो इन्हें भी जानिए। तो ये जो कलम है, कायिक प्रवर्धन है, इसको आप अच्छे से समझने के लिए आप अपने आसपास जो नर्सरी है वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो वहां जो माली होते हैं वे इसी विधि से पौधे तैयार करते हैं। तो अब हम जानेंगे मुकुलन के बारे में। तो कुछ सजीव ऐसे होते हैं जिन्हें यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो कुछ ही घंटों में ये वृद्धि करके जनन करने लगते हैं, ये अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। तो कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो यदि उनको अच्छी तरह से पोषण मिले, अच्छी तरह से भोजन मिले, तो कुछ ही घंटों में उनमें वृद्धि होने लगती है, उनमें गुणन होने लगता है, जनन होने लगता है, उसी को जनन कहते हैं। तो मतलब उसमें क्या हो रहा है, संख्या में वृद्धि हो रही है। तो जो ईस्ट होता है वो एक एकल कोशिकीय जीव होता है, तो एक कोशिका वाला जीव होता है। तो आइए देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। जो ईस्ट होते हैं ये जनन किस विधि के द्वारा करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो हम क्रियाकलाप 5 को देखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक शीशे के ग्लास में 50 ग्राम आटा या फिर मैदा लेंगे। तो एक कांच का ग्लास लेंगे और उसमें 50 ग्राम आटा या फिर मैदा, तो आपकी इच्छा, आप आटा भी ले सकते हैं या फिर मैदा भी ले सकते हैं, और 50 ग्राम चीनी तथा 25 ग्राम ईस्ट पाउडर डालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 50 ग्राम आटा लेंगे, तो जितनी मात्रा में आप आटा लेंगे उसी मात्रा में आप चीनी भी लेंगे। मतलब 50 ग्राम आटा लिया तो 50 ग्राम चीनी लेंगे और 25 ग्राम ईस्ट डाल लेंगे, ईस्ट का पाउडर 25 ग्राम लेंगे। अब इनमें आवश्यकतानुसार गर्म पानी मिलाएंगे और एक गाढ़ा मिश्रण तैयार कर लेंगे, आटा, चीनी और ईस्ट का। अब इसको क्या करेंगे, जो मिश्रण तैयार हो गया है उसको ढक्कन से ढककर कमरे के गर्म स्थान में रख देंगे, जहां थोड़ा गर्मी मिले उसको एक कोने में इसको ढककर रख देंगे। और हर एक घंटे के बाद ग्लास में मिश्रण की जो सतह है उसका आप अवलोकन करेंगे। तो एक घंटे के अंतराल में ग्लास को आप खोलकर देखेंगे कि उसमें क्या परिवर्तन आपको दिख रहा है। तो 1 घंटे के पश्चात इस घोल की एक बूंद कांच की एक स्लाइड में रखेंगे और सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। तो जो आपने घोल बनाया है उसको 1 घंटे बाद आप क्या करेंगे, उस घोल का एक बूंद लेंगे और एक कांच का स्लाइड में उसको डालेंगे। तो अब क्या करना है, उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का आपको दिखेगा। तो ईस्ट में
जो मुकुलन हो रहा है उसके द्वारा जो जनन हो रहा है उसको यहाँ चित्र में दिखाया गया है। तो ये ईस्ट क्या है, एक कोशिकीय है। तो देखिए ये ईस्ट है और इसमें थोड़ा सा यहाँ उभार दिख रहा है। उसके बाद ये उभार थोड़ा अधिक दिख रहा है और धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, और ज्यादा अधिक हो रहा है और ये 2 टुकड़ों में बढ़ जा रहा है। फिर जो मूल जो ये ईस्ट है इसी के समान ये 2 ईस्ट तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से विकसित होता जो मुकुलन है उसको दिखाया गया है। यहाँ क्या हो रहा है, ईस्ट अपने संख्या में वृद्धि कर रही है, उसमें जनन की क्रिया हो रही है। किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा। ठीक है, ये समझ गए आप। तो ईस्ट में मुकुलन की क्रिया होती है और इसके द्वारा जनन होता है और उसके संख्या में वृद्धि होती है। तो इसको आप क्या करेंगे, जब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इस तरह का संरचना आपको दिखाई देगा। तो इस स्लाइड में ईस्ट के शरीर से पहले एक छोटा छोटा उभार निकलते हुए आपको दिखेगा और ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला जो छोटा सा बल्ब है वो जैसे प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। क्या कहलाता है, जो छोटा सा उभार निकलता है वो प्रवर्ध मुकुल या फिर कली कहते हैं। मुकुल वृद्धि करके अपनी कोशिका से अलग हो जाता है, उसमें वृद्धि होता है, धीरे धीरे उसका जो उभार होता है वो बढ़ता है और फिर उससे एक नई ईस्ट कोशिका तैयार हो जाती है। इस तरह से मुकुलन के द्वारा जनन होता है ईस्ट में। अब हम देखते हैं खंडन। तो अपने नजदीक तालाब में अथवा ठहरे हुए जो पानी है उसमें भ्रमण करते हुए आप देखेंगे कि वहां पर हरे रंग का एक अपंकी गुच्छा जैसा आपको तैरता हुआ दिखेगा। तो वो जो गुच्छा होता है वो फिसलनदार होगा, थोड़ा सा स्लिपरी होगा। तो ये जो अपंकी गुच्छा है ये क्या है, शैवाल है। और ये कैसा दिखेगा, हरे रंग का, एक परत जैसा, गुच्छे गुच्छे जैसा दिखेगा। तो पोषक तत्व उपलब्ध होने पर ये विकसित होते हैं और 2 या उससे अधिक भागों में टूट जाते हैं। तो ये जब इनको बहुत ज्यादा पोषण मिलने लगता है तब ये विकसित होने लगते हैं और ये 2 या फिर उससे अधिक टुकड़ों में भी टूटते रहते हैं और प्रत्येक टुकड़ा अपने खोए हुए भागों को पुनः एक पूर्ण शरीर के रूप में बना लेता है। तो जितने टुकड़े होते हैं उतने नए नए शैवाल तैयार हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रम है ये निरंतर चलता रहता है और कुछ समय के बाद क्या होता है, जो शैवाल है वो एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। तो आप यदि कहीं ऐसे पानी वाले जगहों में जाएंगे तो पहले आप देखेंगे कि शैवाल कम है, लेकिन कुछ दिन बाद जाकर फिर आप उसको देखेंगे तो देखेंगे कि शैवाल बढ़ने लगे हैं और काफी बड़े क्षेत्र में ये फैलने लगे हैं। तो इस तरह से शैवाल खंडन के द्वारा जनन की क्रिया करते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि करते हैं। देखिए यहाँ पे स्पाइरो गायरा के खंडन को दिखाया गया है। ये देखिए खंडन हो रहा है और ये 2 भागों में बढ़ जा रहे हैं और फिर एक नया वैसा ही जीव तैयार हो जा रहा है। अब हम आगे देखेंगे अलैंगिक जनन की यह विधि क्या कहलाती है, पुरुद्भवन भी कहलाती है। क्या कहलाती है, पुरुद्भवन, रीजेनरेशन भी कहते हैं। तो ये आप समझ गए किस तरह से खंडन होता है, मुकुलन किस प्रकार से होता है। अब हम आगे देखेंगे बीजाणु निर्माण या फिर बीजाणु जनन। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप को करेंगे, क्रियाकलाप 6 को, जिससे हमारा ये जो बीजाणु निर्माण है या बीजाणु जनन है वो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, डबल रोटी को नम करके, तो जो डबल रोटी या फिर इसको हम लोग पावरोटी कहते हैं, तो पावरोटी जो है उसको हल्का सा नम कर देंगे और 2-3 दिन तक उसको ढक कर रख देंगे। तो कहीं भी आप ढक कर इसको रख सकते हैं। 2-3 दिनों बाद इसका आप अवलोकन कीजिए। तो आप क्या देखेंगे उसमें, तो आप देखेंगे कि वायु में जो उपस्थित बीजाणु है वो निर्मुक्त होकर डबल रोटी की सतह पर उग जाते हैं। तो हवा में क्या है, बीजाणु है, तो हवा में जो उपस्थित बीजाणु है वो निर्मुक्त होकर जो डबल रोटी है, आपका जो पाव रोटी है, उसकी सतह पर कुछ उगा हुआ संरचना आपको दिखेगा, काला काला, हल्का सफेद काला
देखिए यहाँ चित्र में वो दिख रहा है। देखिए यहाँ पे कवक जाल दिख रहा है। ये क्या है? कवक जाल। और ये कुछ उगा हुआ संरचना आपको इस तरह का दिखेगा, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या है? छोटे छोटे दाने जैसा जो दिख रहा है ना, ये क्या है? बीजाणु है। और ये नीचे क्या है? ये कवक जाल है। तो ये आप संरचना देखे होंगे, यदि ये ब्रेड बहुत दिन तक रह जाता है तो उसमें ऐसी संरचना आ जाती है। हल्का काला जैसे थोड़ा सा डस्ट डस्ट जैसा आपको दिखाई देगा। तो कवक में बीजाणु द्वारा जनन इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार का जो जनन है वो कुछ बैक्टीरिया तथा कुछ निम्न वर्गीय पौधे जैसे म्यूकस हो गया, कवक या फिर मॉस, फर्न आदि में पाया जाता है। तो इनमें सामान्यतः एक थैलीनुमा संरचना, बीजाणुधानी कहते हैं उसको, तो उसके अंदर बहुत से सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं। और प्रत्येक जो बीजाणु होता है वो उच्च ताप और निम्न आर्द्रता, इसका प्रतिकूल जो परिस्थिति है क्या है? उच्च ताप, मतलब ताप अधिक हो और निम्न आर्द्रता हो। तो ये जो परिस्थितियां हैं इस बीजाणु के लिए प्रतिकूल होता है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक दीवार से ढका रहता है। तो क्या होता है? एक दीवार से जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं उसको सहन करने के लिए ये एक कठोर सुरक्षात्मक दीवार बना लेता है और जिससे वो ढका रहता है। तो अनुकूल परिस्थिति के लौटने पर, जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है उसके, तो उस समय क्या होता है? जो ये कठोर दीवार होता है ये फट जाता है। तो एक जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है तो उस समय एक कठोर दीवार बना लेता है, और जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो उस समय ये जो कठोर दीवार होता है ये फट जाता है, तथा जो बीजाणु होते हैं वे मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होकर ये वृद्धि करने लगते हैं, इनमें वृद्धि होने लगता है। तो आप मशरूम देखे होंगे, कुकुरमुत्ता कहते हैं, जो सफेद रंग का होता है। तो ये बाजार में उपलब्ध होता है मशरूम, इसको खाने में उपयोग किया जाता है। तो ये कैसा होता है? इसका जो आकृति होता है छतरी नुमा होता है। तो इसके सिरे के निचले भाग का आप अवलोकन करेंगे, देखेंगे तो उसको देख सकते हैं कि उसमें भी बीजाणु आपको दिखेगा। मशरूम में जो छतरी नुमा सिरा होता है उसके निचले सतह पर आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर बीजाणुधनी का पुंज दिखाया गया है। ये फर्न है और फर्न में बीजाणुओं द्वारा जनन किस प्रकार से होता है उसको दिखाया गया। इसमें बीजाणुधनी, ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे गोल गोल लाल लाल, ये है बीजाणुधनी। तो यहाँ 2 प्रश्न हैं, उसको आपको बनाना है। पहला है कि 2 भूमिगत तने का नाम लिखिए जिसमें कायिक प्रजनन होता है। तो आपने ऊपर पढ़ा तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। और एक ऐसे एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए जो मुकुलन द्वारा जनन करते हैं। तो वो भी आपने ऊपर पढ़ा इसके बारे में, तो उसको आप लिखेंगे। तो अब हम देखेंगे लैंगिक जनन। तो आप जानते हैं कि जो पुष्प होता है, फूल होता है, वो पौधे के जनन अंग होते हैं। उसी के द्वारा पौधों के लिए बीज उपलब्ध होता है और उसी से नए पौधे तैयार होते हैं। तो जो फूल होते हैं वे पौधों के जनन अंग होते हैं। तो अब हम इसको एक क्रियाकलाप द्वारा समझने का कोशिश करेंगे। इसके लिए हम क्रियाकलाप 7 को करेंगे। तो आपने आसपास के कुछ विभिन्न प्रकार के जो फूल हैं आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे उड़हुल हुआ, पिटूनिया हुआ, पपीता का जो फूल हुआ। तो इसके जो जनन अंग होते हैं उसको आप अलग करके देखिए। तो अलग आप उसको अलग करेंगे, उसके जो जनन अंग है उसको अलग करेंगे। तो नर जनन अंग को कहते हैं पुंकेसर और मादा जनन अंग होता है स्त्री केसर। के विभिन्न भागों का आप अध्ययन कीजिए। तो जो आपने फूल इकट्ठा किए हैं उसके मादा तथा नर जनन अंग को आप फूलों से अलग करके उसको देखिए और उनकी संरचना किस प्रकार है उसको भी जानने का कोशिश कीजिए। तो इनमें से जो कुछ फूल हैं उनमें केवल क्या होता है, पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर ही उपस्थित होता है। मतलब इन्हें क्या कहते हैं,
एक लिंगी कहते हैं। मतलब कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें या तो स्त्री जननांग उपलब्ध होते हैं या फिर पुरुष जननांग उपलब्ध होते हैं। तो ये ऐसे फूल जिसमें सिर्फ एक जननांग उपलब्ध होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे एक लिंगी यूनिसेक्सुअल पुष्प या अपूर्ण पुष्प कहते हैं। मतलब उसमें बस एक ही जननांग उपलब्ध है। और जिन पुष्पों में, जिन फूलों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं, मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक जननांग उपलब्ध होते हैं, या तो मादा या फिर नर। लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें दोनों जननांग उपलब्ध होते हैं, मादा और नर दोनों उपलब्ध रहते हैं। मतलब पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपलब्ध होते हैं। उन्हें कहते हैं द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल पुष्प कहते हैं। तो कुछ पौधे होते हैं एक लिंगी, और कुछ पौधों के फूल जो होते हैं, कुछ पौधों के फूल कैसे होते हैं एक लिंगी, जिसमें एक जननांग अंग उपलब्ध होता है, और कुछ जो फूल होते हैं वे द्विलिंगी होते हैं जिसमें दोनों जननांग उपलब्ध होते हैं। तो कुछ एक लिंगी पुष्प होते हैं जैसे मक्का के हुए, पपीता के हुए, ककड़ी के हुए या फिर खीरा के हुए। तो ये सब क्या होते हैं एक लिंगी पुष्प होते हैं। और कुछ द्विलिंगी पुष्प होते हैं जैसे सरसों हो गए, गुलाब हो गए, पिटूनिया या फिर उड़हुल के फूल हो गए। तो ये क्या होते हैं द्विलिंगी, इसमें दोनों जननांग उपलब्ध होते हैं। तो जो फूल एक लिंगी होते हैं उनमें जो भौरे होते हैं या फिर छोटे छोटे कीड़े होते हैं वे जनन के लिए बहुत सहयोगी होते हैं, क्योंकि अलग अलग फूलों में अलग अलग जननांग उपलब्ध होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प के बारे में। तो यहाँ ए में दिखाया गया है जो फूल है वो एक लिंगी है। तो देखिए इसमें स्त्री केसर को दिखाया गया है। ये जो भाग दिख रहा है ये क्या है स्त्री केसर का है। और यहाँ चित्र बी में दिखाया गया है द्विलिंगी पुष्प। देखिए यहाँ द्विलिंगी पुष्प, यहाँ पे क्या है अंडाशय को दिखाया गया है, ये पुंकेसर है, और ये क्या है परागकोश है। यहाँ पे दिखाया गया ये क्या है परागकोश। और यहाँ नीचे क्या है बीजांड है, क्या है बीजांड है। तो इस तरह से आप दोनों देख लिए, एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प, दोनों से आप परिचित हो गए। तो इसको आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। आपके आसपास जो फूल है उसको इस तरह से कटिंग करके आप उसको देख सकते हैं। तो एक फूल का नर जननांग पुमंग कहलाता है। क्या कहलाता है पुमंग कहलाता है, जिसमें कई पुंकेसर होते हैं। और पुंकेसर के शीर्ष पर क्या होते हैं परागकोश होते हैं, और इनमें परागकण विकसित होते हैं। क्या होते हैं परागकोश होते हैं, और उन परागकोश में परागकण बढ़ते हैं, विकसित होते हैं। तो यहाँ देखिए दिखाया गया है नर जननांग को, पुमंग को दिखाया गया। ये क्या है पुंकेसर है, ये क्या है परागकोश है, और परागकोश का यहाँ कटिंग दिखाया गया है। परागकोश है, उसके अंदर में क्या है परागकण है। तो परागकोश के अंदर ही परागकण विकसित होते हैं। तो इस तरह से आपने जो नर अंग है पुष्प के उसको आपने देखा। तो इसको आप कटिंग करके भी देख सकते हैं। किसी द्विलिंगी पुष्प का कटिंग करके आप इस तरह से उसके जो मादा जननांग है या फिर जो नर जननांग है उसको अलग अलग देख सकते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद वाले पार्ट में हम मादा जननांग के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट